what Nida is trying to say, everybody has joined in, just wait for a while. Okay, you guys join the same link, और जो मैंने अभी आपको भेजा वो आपने ज्वाइन किया? मैम जो भी भेजा है आपने। ओके ओके, सही सही। वो पहले में मुझे कह रहा था, ठीक ठीक। ओके, तो when we talk about dynamic equivalence, so what Nida is trying to say is here that कि relationship between the receptor and the messages should be same as which existed between the original receptor and the message। ठीक है, तो आपने जो ट्रांसलेशन की है तो वो सेम इफेक्ट दे जो कि सोर्स टेक्स्ट वाले ओरिजिनल टेक्स्ट ने दी थी। ठीक है, मैसेज किसको जा रहा है? रिसेप्टर यहाँ पे वो है जो बंदा पढ़ रहा है। ठीक है, मैं आपको बता रही थी कि हैमलेट इज रिटन इन इंग्लिश बाय शेक्सपियर एंड इट इज़ गिविंग अ मैसेज। ठीक है, हैमलेट का एक मैसेज है जो शेक्सपियर अपनी बुक के ज़रिए दे रहा है। ठीक, अब क्या हुआ कि मैंने पढ़ा, मैं उससे बहुत अच्छा फील किया पढ़ के। ठीक है, एंड आई रियली लाइक्ड इट बिकॉज मैं मेरी ही लैंग्वेज में है। आई एम मैं एक इंग्लिश बंदी हूँ एंड आई रेड इट एंड आई फेल्ट वेरी गुड अबाउट इट। आई सेड वो क्या अच्छा लिखा है शेक्सपियर ने और बहुत अच्छा स्टोरी है एंड दिस एंड दैट। मैं बहुत खुश हो गई। और व्हाट इज हैपनिंग हियर इज दैट व्हेन somebody is going to translate the Hamlet। ठीक है, अगर Hamlet को ट्रांसलेट किया जाता है उर्दू में तो वो ही मैसेज वैसे का वैसा ही ट्रांसलेट होना चाहिए उर्दू में, ताकि हमें वो ही चीज़ मिले, वो ही अफेक्ट हो मुझ पे, दूसरा बंदा जो है, ठीक है, जो उर्दू में पढ़ रहा है उसको उसको भी वो सेम इफेक्ट आए जो इंग्लिश रीडर को आ रहा है। सही, अगर हैमलेट पढ़ के एक इंग्लिश रीडर को बहुत अच्छा फील हो रहा है, कोई मैसेज जो वो देना चाह रहा है वो उसको रिसीव हो रहा है, तो उर्दू में भी वही मैसेज आना चाहिए। ठीक है, अब वो मैसेज कैसे आएगा? सेम कि भाई जो उर्दू में उसको ट्रांसलेट करेगा वो हमारे उर्दू वालों के कल्चरल एक्सपेक्टेशन के साथ और उसकी लिंग्विस्टिक नीड्स के ज़रिए ट्रांसलेट करेगा। ठीक है, तो तब हमारे पास वो वैसा ही मैसेज आएगा और वो वैसा ही इफेक्ट डालेगा ट्रांसलेटेड टेक्स्ट वाले रीडर के ऊपर जो सोर्स टेक्स्ट वाले रीडर पे आया था। और ये तभी पॉसिबल होगा कि आप जितनी नेचुरल तरीके से इसको ट्रांसलेट करेंगे। नेचुरल तरीका तभी आता है जब हम ट्रांसलेटेड टेक्स्ट के लिए या टारगेट टेक्स्ट में उसकी लिंग्विस्टिक नीड्स को, कल्चरल नीड्स को, एक्सपेक्टेशंस को फॉलो करते हुए मैसेज देते हैं। तो यहाँ पे हम क्या चीज़ फॉलो करेंगे अगर हम करेंगे तो? एनी आइडिया? इफ़ यू वांट टू ट्रांसलेट इन अ डायनामिक इक्विवेलेंस या फंक्शनल इक्विवेलेंस जो है उसमें हम किस चीज़ को ज़्यादा फॉलो करेंगे? किस किस्म की ट्रांसलेशन को ज़्यादा फॉलो करेंगे? एनी आइडिया? जी बताइए, कुछ कोशिश ही कर लीजिए।
This receptor oriented approach considers the adjustment of grammar, of lexicon, of cultural references to be essential in order to achieve the naturalness. The target text language should not show interference from the source language, and the foreignness of the source text setting is minimized in a way that would be criticized by later culturally oriented translation theorists. अब कुछ समझ में आया, कुछ आइडिया आ रहा है कि हम किस तरह की ट्रांसलेशन को इस वाले में फॉलो करेंगे। फॉर्मल वाली में तो हमें पता था, तो अब इसमें कैसी कर रहे हैं, फंक्शनल वाली में कैसे कर रहे हैं, अगर इक्विवेलेंस हमें चाहिए तो, डायनामिक इक्विवेलेंस चाहिए तो। What we are doing, the receptor oriented approach considers adjustment of grammar, of lexical, of cultural reference to be essential in order to achieve the naturalness. The target text should not show interference from the source language. The foreignness of the source text setting is minimized. ठीक है, यहाँ फॉर्मल में तो हम उसकी फॉर्म्स और कंटेंट को फॉलो कर रहे थे, तो वो कौन सी वाली में आता है ज़्यादातर ट्रांसलेशन में? ये जो फॉर्मल इक्विवेलेंसेस में हम फॉर्म और कंटेंट को फॉलो कर रहे थे, ठीक है, तो ये कौन सी वाली ट्रांसलेशन में आता है ज़्यादातर? वर्ड टू वर्ड में, ठीक है। और जब हम एडजस्ट कर रहे हैं ग्रामर को, लेक्सिकन्स को और कल्चरल एक्सपेक्टेशन के हिसाब से, तो हम ज़्यादातर किस पे फोकस कर रहे हैं? मैम सेंस टू सेंस ट्रांसलेशन पे। थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा। मैम सेंस टू सेंस ट्रांसलेशन पर। जी, वेरी गुड। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि हमारे पास उतना ही ज़्यादा इफेक्टिव किस्म का मैसेज हमारे पास आए और वही हमारे पे वो असर दे जो कि उसने सोर्स टेक्स्ट में दिया था। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग, वेरी गुड, शाबाश। तो वेन एवर वी आर ट्राइंग टू पुट फॉरवर्ड द नीड्स ऑफ अ रिसेप्टर, ठीक है, रिसेप्टर यानी रीडर, ठीक है। अब रिसेप्टर्स में आपके पास रीडर भी आ जाता है, लिसनर भी आ जाता है, डिपेंड्स ऑन कि आप ऑडियो ट्रांसलेशन कर रहे हैं या रिटन ट्रांसलेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर हम ज़्यादातर हम नेचुरलनेस कैसे हम अचीव कर पा रहे हैं? थ्रू सेंस टू सेंस, सही है जी। तो ज़्यादातर, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ भी नहीं है कि आप सेंस टू सेंस के चक्कर में जो है वो बिल्कुल ही जो है वो आप जो है वो आपकी जो अपनी टारगेट लैंग्वेज है उसको बिल्कुल बलाए ताक कर दें और उसकी बिल्कुल ही बेचारे का जो फॉर्म और कंटेंट है उसको बिल्कुल ही डिफरेंट कर दें, ऐसा नहीं है। लेकिन कोशिश उसकी यहाँ पे ये हो जाती है कि बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें मैसेज ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, कि मैसेज कन्वे करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो उस टाइम पे फिर हम अपने रिसेप्टर की लिंग्विस्टिक नीड्स एंड उसकी कल्चर एक्सपेक्टेशंस के ज़रिए ट्रांसलेशन को अचीव करते हैं, विच इज़ कॉल्ड डायनामिक फंक्शनल इक्विवेलेंस के ज़रिए, ठीक है। तो इफ़ आई से समथिंग लाइक दैट के अब कोई ऐसी ट्रांसलेशन बुक है, फर्ज करें एक बुक है जो कि बहुत ज़्यादा, मतलब बात तो ऐसी है उसके अंदर कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो पाकिस्तानी कल्चर या अरब कल्चर के हिसाब से नहीं लिखी हुई, ठीक है। ऐसी बुक्स होती हैं बहुत ज़्यादा जो बैन होती हैं, मतलब पाकिस्तान में भी बहुत सी बुक्स हैं वो बैन होती हैं, कुछ पॉलिटिकल नेचर की होती हैं, ठीक है, कुछ दूसरे डिफरेंट नेचर की होती हैं, रिलीजियस बातें हो जाती हैं कुछ ऐसी जो कि एक कल्चर में एक्सेप्टेड होती हैं, दूसरे कल्चर में बिल्कुल भी एक्सेप्टेड नहीं होती, लेकिन वो बात आपने कन्वे तो करनी है, वो बात आपने पहुंचानी तो है, ठीक है, लोग पढ़ना चाहते हैं, सही, हमारी बुक्स में होती हैं। अभी हम जो बुक्स पढ़ते हैं, आपने थियरीज पढ़ी हैं, लिटरेरी थियरीज पढ़ी होंगी ना? तो जब लिटरेरी थियरीज पढ़ते हैं तो उसमें हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट ऐसी थियरीज और कंसेप्ट आते हैं
जो कि अरब में या इस्लामिक ममालिक में नहीं होती, ठीक है। तो जब हम उनको पढ़ते हैं तो ज़ाहिर सी बात है हम उनको क्या कर रहे हैं। अब हमारे यहाँ तो इतनी ज़्यादा पाबंदियाँ नहीं हैं माशाल्लाह से, बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से हमारा जो मुल्क है वो इस लिहाज से इसमें पाबंदी नहीं लगाता। लेकिन इवन सऊदीया वगैरह में बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ हैं, तो बहुत सी चीज़ें जो हैं वहाँ पे सेंसर कर दी जाएंगी, ठीक है। बिल्कुल वो वाली सेंसर की बात नहीं, बिल्कुल पॉलिटिकल ऐसी बातें भी सेंसर कर दी जाएंगी जो कि वैसे तो बुरी नहीं होती, लेकिन पॉलिटिकल लिहाज से वो बुरी होती हैं, तो इसलिए उनको सेंसर कर दिया जाएगा। अगर एथियज़्म के ऊपर कोई बुक होगी तो वो आपको शायद सऊदी अरब में ना मिले, उनकी ज़बान में ट्रांसलेट होना तो दूर की बात, वो मिलेगी ही नहीं, ठीक है, अपनी ओरिजिनल में भी नहीं मिलेगी। तो अब ये चीज़ अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान में पढ़ी जाए तो ज़ाहिर सी बात है उसको कल्चर के हिसाब से आप तक वो मैसेज पहुंचाया जाएगा, इस लिहाज से पहुंचाया जाएगा कि मैसेज आप तक आ जाए और आप उस मैसेज को पढ़ सकें, समझ सकें उसी तरीके से जिस तरह से वो मैसेज उस शख्स ने पढ़ा और समझा जो कि ओरिजिनल टेक्स्ट में लिखी गई थी, ओरिजिनल ऑडियंस के लिए, ओरिजिनल रिसेप्टर्स के लिए, ठीक है। अब जब हम इस तरह से ट्रांसलेट करते हैं तो फॉरेननेस जो होती है वो फील नहीं होती, ठीक। आपने इस तरह से ट्रांसलेट करना है कि जब टारगेट टेक्स्ट वाला रीडर या रिसेप्टर उसको पढ़े तो उसको फॉरेननेस फील ना हो, एलियनेशन फील ना हो, उसको लगे ही नहीं कि यार ये तो मेरे तो नहीं होता, मेरे तो लाइफ में ऐसा नहीं होता या मेरे कल्चर में ऐसा नहीं होता, ठीक है। वो थोड़ा सोच सके। व्हेन एवर वी आर ट्राइंग टू रीच समथिंग, तो वो हमें सोचने पे मजबूर करता है, ठीक है। तो वो आप इस तरह से उसको ट्रांसलेट करें कि वो सोचे, चाहे वो उसके कल्चर में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, लेकिन वो थॉट जो है उसके अंदर जो है वो प्रोवोक करे उसको, दैन इसको सोचने पे मजबूर करे उसको, वही इक्विवेलेंट इफेक्ट दे जो कि सोर्स टेक्स्ट के रीडर को दिया था। तो तब हमारे पास जो है वो डायनेमिक इक्विवेलेंस का जो ट्रांसलेशन का जो वो है टारगेट जो है वो अचीव होगा। निदा का ये कहना है, ठीक है जी। कोई आपके पास एग्जाम्पल मौजूद है किसी ऐसी टेस्ट का जो कि आपने पढ़ी हो, कोई ऐसी बुक पढ़ी हो या कोई ऐसी चीज़ पढ़ी हो जो कि डिफरेंट लग रही हो, लेकिन आप बिल्कुल ही हमारे कल्चर से, तो एग्जाम्पल बताइए। मैम हमने जो है आई थिंक फोर्थ या थर्ड सेमेस्टर में जो है कैंटरबरी टेल्स की कुछ उसमें से डिफरेंट स्टोरीज उठा के पढ़ी थी। तो उसमें वाइफ ऑफ बाथ जो थी वो काफी स्ट्रेंज कैरेक्टर था। मतलब एक तो ये देखा जाए कि आज के सोसाइटी में, पाकिस्तानी सोसाइटी के अंदर तो एक्सेप्टेबल है ही नहीं, लेकिन उस वक्त के दौर के हिसाब से जो है वो यूरोपियन सोसाइटी के अंदर या इंग्लिश सोसाइटी के अंदर भी ये चीज एक्सेप्टेबल नहीं थी। बड़ी उसको आज आज की दुनिया में 21st सेंचुरी में पढ़ने में भी बहुत अजीब ऑकवर्ड लग रहा था। थोड़ा सा आप सबको बता देंगे क्या स्टोरी थी, अगर कुछ बता दें तो। अगर पता नहीं, थोड़ी सी बता दें, एग्जाम्पल ले रहे हैं सिंपल। सबने पढ़ी मैम हुई वो है वैसे एक वाइफ ऑफ। जी। नहीं मैम, हम लोगों को असाइनमेंट्स दिए गए थे डिफरेंट, तो उसमें मैंने वाइफ ऑफ बात की जो है स्टोरी पढ़ी थी। तो उसमें एक ही खातून थी और वो इतनी ज्यादा एडवांस थी कि अनलिमिटेड उनके अफेयर्स थे, और जो है वो उन्होंने शादियां भी बेतहाशा की हुई थी। तो ये थोड़ा अजीब सा था। हाँ हाँ, जबरदस्त जबरदस्त। इवन अगर आप जैन ऑस्टन को पढ़ें तो वो बड़ा कल्चरली हमारे से जो है वो रिलेटेड है, देखा जाए तो। मतलब विमेन इज नथिंग विदाउट हर हस्बैंड, ठीक है, सही। तो अगर उसको जब हम ट्रांसलेट करते हैं तो बड़ी पैट्रियार्की जो हमारी आजकल की वो लाइफ में है नज़र आती है, जो कि हम हैं। अब तो वो खैर इस चीज़ से बहुत आगे निकल चुके हैं,
लेकिन उनकी वो अपनी प्रोग्रेस है, लेकिन वी गेट वेरी मच रिलेटेड टू दिस। ये वाइफ ऑफ बार्ट भी आपने बिल्कुल सही बताया, वेरी गुड, वो तो बिल्कुल डिफरेंट ही है। व्हेन वी आर ट्राइंग टू रीड इट तो अफेक्ट तो वही आ रहा है कि अगर आज तो वो लोग चलो इस चीज़ से वो आगे हो गए, लेकिन जब वो खुद भी पढ़ते होंगे तो वो भी बिल्कुल टेंशन में ही आ जाते होंगे कि यार ऐसा होता था। उनके लिए तो ये चीज़ हो गई ना कि आज तो हम बहुत ज़्यादा एडवांस हो गए हैं, वी डोंट थिंक दीज थिंग्स आर दैट इम्पोर्टेंट एनी मोर। लेकिन वो कहते होंगे कि उस ज़माने में ऐसा होता था, उनको ये शौक होता है, ठीक है। हमें ये शौक होता है कि उनके वहाँ भी ऐसा होता था। तो वो जो शौक का एक एलिमेंट तो यहाँ क्रिएट कर रही है हमारी ट्रांसलेशन, ठीक है। फिर दूसरा हमें भी अच्छा फील हो जाता है कि नहीं नहीं, दे यूज टू बी लाइक अस, नाउ दे आर नॉट, अल्लाह हिदायत दे उनको, समथिंग लाइक दैट, हमारे जहन के अंदर ऐसे जज्बात जो हैं वो पैदा हो जाए। फिर पॉलिटिकल लिहाज से बहुत सारी ऐसी टेक्स्ट होती हैं जो हमें इस बात पे सोचने पे मजबूर करती हैं कि वाकई अगर हमारे यहाँ करप्शन हो रही है तो करप्शन फ़ॉरेन ममालिक में भी हो रही है, ठीक है, और उतनी ही अच्छी लेवल पे हो रही है जितनी अच्छी लेवल पे यहाँ थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में हो रही है। मैं थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ की बात करूँगी तो सभी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ जो आ जाती हैं इसमें मैं आई एम नॉट गोना टेक द नेम ऑफ आवर ओन कंट्री, ठीक है। तो ये है, लेकिन जो whoever is a part of this third world, so they are suffering from corruption and everything, and we have the same society which was in 16th 15th century in फॉरेन, यानी इंग्लिश सोसाइटी जो थी या जो भी थी, इवन 17th और 18th सेंचुरी की भी जो थी सोसाइटी वो सेम ही है जो हमारी सोसाइटी है आजकल की, जिसमें हम बहुत ज़्यादा रिजेम्बलेंस जो है वो देखते हैं अपनी सोसाइटी में और उनकी सोसाइटी में। बिकॉज जाहिर सी बात है वी आर थर्ड वर्ल्ड कंट्री, हमें टाइम लगेगा उतने ज़्यादा तरक्की करने में, ठीक है। नॉट इन द सेंस ऑफ दैट सोसाइटी या कल्चरल नॉर्म्स में, आई डोंट नो एंड आई डोंट थिंक सो, बिकॉज हमारे पास सबसे बड़ा एडवांटेज जो हमारे लिए वो ये है कि वी हैव अ रिलीजियस डिफरेंस। तो आई डोंट थिंक सो वी विल एवर बी एज लिबरल एज दोज पीपल आर। लेकिन हाँ, पॉलिटिकली और दूसरी चीज़ों में इंशाल्लाह वी विल बी जस्ट लाइक दैम इन कमिंग ईयर्स, लेकिन इट विल टेक टाइम। ऐसी बात है, पूरा 1 सेंचुरी का गैप तो है ही है हमारे और उनके दरमियान। तो ये है, तो वेन एवर वट निदा इज ट्राइंग टू से इज हियर दैट कि जब भी आप डायनेमिक या फंक्शनल, जैसे नाम से ही आ रहा है, एक तो हमने फॉर्मल जब ट्रांसलेशन करते हैं तो उसमें हम फॉर्म और कंटेंट को ख़ास ख्याल रखेंगे, ठीक है, और मैसेज को हम मैसेज पे जो है वो मैसेज को वैसे ही ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे, विच इज़ with the help of the same form and the content of a source text into the target text। लेकिन जब हम डायनेमिक इक्विवेलेंस की बात करते हैं तो उसमें हम कल्चरली और रिसेप्टर यानी टारगेट टेक्स्ट वाला या टारगेट लैंग्वेज वाला जो है उसके रिसेप्टर की कल्चरल नीड्स और लिंग्विस्टिक नीड्स को मद्देनज़र रखते हुए ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है। अब बहुत सी कल्चरली चीज़ें होती हैं जब हम ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है। अब जैसे कि एक एग्जाम्पल है कि रशिया में उपा का वर्ड जो होता है उसके मीनिंग जो है, लिटरल मीनिंग जो है, ठीक है, वो ये है कि चिल्ड्रन ऑफ अ ब्राइड चैम्बर, ठीक है। अब उपा माने जो है चिल्ड्रन ऑफ अ ब्राइड चैम्बर, इसके मीनिंग है लिटरल। अब मैं ट्रांसलेट करूँ तो मुझे ये नहीं देखना, अब मैं ये लिख देती हूँ, जबकि इसका मीनिंग ये आता है ना कि चिल्ड्रन ऑफ अ ब्राइड चैम्बर यानी कि दुल्हन के घर के बच्चे, जबकि ऐसा नहीं है। उपा के मीनिंग ये हैं कि जो दूल्हा है उसके घर के बच्चे, यानी उसके जो बारात के लोग आते हैं वहाँ पे, वो जो बंदे लाते हैं साथ अपने, वो कहलाते हैं उपास, ठीक है। लेकिन इसके लिटरल मीनिंग जो आ गए लोगों के पास वो ये आ गए कि नहीं, दुल्हन के जो घर के बच्चे हैं वो ये कहलाते हैं, जबकि असल में वहाँ के कल्चरली लिहाज से जो दूल्हा अपनी बारात लाता है, जो टेंट वेंट लगाता है, वहाँ का भी यही सिस्टम है, यहाँ पे भी है। और इस तरह से देखें, ये दो चीज़ें हमारी बिल्कुल कल्चरली एक तरह से
मिलती जुलती हैं कि भाई वाह, रशिया में जब शादियाँ होती हैं वहाँ भी टेंट लगते हैं, हमारे यहाँ शादियाँ होती हैं यहाँ पे भी टेंट लगते हैं, लेकिन वहाँ वहाँ पे भी बिल्कुल गली में ही टेंट लगते हैं, यहाँ पे भी गलियों में ही टेंट लगते हैं। ऐसा कोई मतलब यहाँ पे हम बिल्कुल इक्विवेलेंट लोग हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अब आप जब ट्रांसलेट करने लगेंगे तो जब हम फॉर्मल ट्रांसलेशन करेंगे तब तो हम सिंपल लिख देंगे कि भाई हाँ जी, चिल्ड्रन ऑफ अ ब्राइड चैम्बर, ठीक है। लेकिन जब हम चाहते हैं कि सही सही मीनिंग मिले, सही वही इफेक्ट आए ट्रांसलेशन टेक्स्ट का उस रीडर पे जो जो सोर्स टेक्स्ट वाला था, तो हमने जाना है और जाके उसका जो है वो मीनिंग कल्चरली लिहाज से लेना है और उसको लिखना है। तो हम ये लिखेंगे कि नहीं, द चिल्ड्रन और द पीपल ऑफ अ ग्रूम के साथ जो थे वो अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो हमने कल्चरली भी ढूंढा, उसको अपने पास ढूंढा। तो हम यहाँ पे कैसे इसको लिखेंगे? अगर रूपा को लिखेंगे उर्दू में तो हम लिखेंगे बाराती, ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ बारात में जो लोग आ रहे हैं वो बाराती कहलाते हैं, जो दूल्हा के साथ आते हैं। तो ठीक। तो यहाँ पे जब हमने टारगेट लैंग्वेज पे फोकस किया, तो जब हमने यहाँ पे टारगेट लैंग्वेज में फोकस किया तो फोकस ऑफ अ कल्चर पे और लिंग्विस्टिक नीड्स ऑफ अ टारगेट का जो टारगेट लैंग्वेज का रिसेप्टर है यानी रीडर है उस पे फोकस ज़्यादा करते हैं, ठीक है, ताकि वो नेचुरल लगे, सही उसकी नेचुरलनेस जो है वो हम हासिल कर सकें, ठीक है जी। Next, Nida says that the success of a translation depends above all on achieving equivalent effect or responses. It is one of the four basic requirements of a translation. अच्छा इक्विवेलेंट इफेक्ट और रिस्पॉन्स यहाँ पे वही आएगा, इक्विवेलेंट इफेक्ट भी वही आएगा जब आपके पास मैसेज वैसे का वैसा ही ट्रांसलेट हो रहा है जैसा सोर्स टेक्स्ट में था, और वो वही इफेक्ट दे रहा है आपके रीडर के ऊपर जैसा कि सोर्स टेक्स्ट में दिया, ठीक है। तो उसके ये 4 एलिमेंट्स होते हैं जो लाजमी होने चाहिए एक ट्रांसलेशन में, दैट विल हेल्प यू अचीव दैट इफेक्ट। नंबर 1 इज मेकिंग सेंस, सही। अगर हम ट्रांसलेट करते हैं एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में यानी सोर्स लैंग्वेज से टारगेट लैंग्वेज में, तो उसको सेंस, इट शुड मेक सेंस। इफ इट डजंट मेक सेंस तो क्या होगा? मैंने ट्रांसलेट कर दी, उसकी सेंस नहीं बन रही, तो अब क्या होगा? मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ क्या हो रहा है, क्या होगा अगर मैं ट्रांसलेट करते हैं हम और उसकी सेंस नहीं आएगी तो क्या होगा? मैम समझ नहीं आएगा लोगों को, पढ़ने वालों को। हाँ, तो वो एग्जैक्टली मैम, समझ ही नहीं आएगा कि वो क्या पढ़ रहा है। वेरी गुड। तो इसका कोई फायदा हुआ ट्रांसलेशन का? दो मैम। हाँ, वेरी गुड। So when we translate something from one language to another and it doesn't make sense, then it's useless. फायदा ही नहीं है, आपका टाइम भी और पैसा भी और एफर्ट भी सब जो है आपने वो बिल्कुल ही ज़ाया कर दी। इधर यू वट एवर सॉर्ट ऑफ ट्रांसलेशन यू आर डूइंग, योर टारगेट ट्रांसलेशन का अगर इरादा था आपका कि मैं फॉर्मल करूँगा या डायनेमिक करूँगा, फंक्शनल करूँगा, मैं कोई सी भी ट्रांसलेशन अगर कर रहा हूँ, वर्ड टू वर्ड कर रहा हूँ, लिटरल कर रहा हूँ, सेंस टू सेंस कर रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ, पर इन द एंड अगर वो सेंस नहीं दे रहा, ठीक है, तो इट्स यूजलेस। दिस इज द फर्स्ट थिंग, मेकिंग सेंस।
कन्वेइंग द स्पिरिट एंड मैनर ऑफ द ओरिजिनल, ठीक है। सेकंड ये है हैविंग अ नेचुरल एंड इजी फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन। थर्ड ये है प्रोड्यूसिंग अ सिमिलर रिस्पॉन्स। फोर्थ ये है। ये चार चीजें उसके अंदर होनी चाहिए व्हेन एवर यू आर ट्रांसलेटिंग, ठीक है। बाज़ औक़ात व्हाट हैपन इज के कन्वेइंग द स्पिरिट एंड मैनर ऑफ द ओरिजिनल टेक्स्ट, यहाँ पे व्हेनेवर हमने अभी बात की थी कि पोइट्री इज थोड़ी मुश्किल होती है, ठीक है, ट्रांसलेट करना, बिकॉज उसके अपना एक फॉर्म होता है, उसकी फॉर्म के ज़रिए सेंस बनती है, ठीक है। अब एक राइमिंग स्कीम और उसकी अल्ट्रेशंस होती हैं, उसकी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, तो उसको एक टारगेट लैंग्वेज से, सोर्स लैंग्वेज से टारगेट लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना मुश्किल ही होता है, हो जाती है पर मुश्किल होता है। तो जब हम उसको ट्रांसलेट करें तो उसका स्पिरिट और उसका मैनर ऑफ ओरिजिनल टेक्स्ट मौजूद हो, ठीक है, लाजमी हो। उसके अंदर का जो उसकी रूह थी, जो उसका एसेंस था, वो गायब ना हो जाए बिल्कुल whenever you are trying to translate, ठीक है। बहुत सी ऐसी टेक्स्ट भी होती है जो बहुत ही रूखी होती है, ठीक है, मतलब इट्स रियली वेरी, मतलब बेमज़ा सी, जिसको पढ़ के मतलब जो ओरिजिनल टेक्स्ट वाले थे उनको भी मज़ा नहीं आया था पढ़ के। लेकिन अब क्या हुआ कि आप चाह रहे हैं, आपने सोचा कि मैं इसको और ज़्यादा जो है आम फहम कर दूँ, ठीक है। तो उसमें आपने आम फहमियत लाने के लिए थोड़ा सा उसको लाइट लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर रहे हैं, इतनी ज़्यादा शकील उर्दू इस्तेमाल नहीं कर रहे, ठीक है। कुछ अपने बीच में आपने स्टोरीज भी डाल दी अपने कल्चरली रिलेटेड, या कुछ इसी तरह से उसमें कुछ मजाक, उसको मजाक में ट्रांसलेट कर दिया, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। कुछ भी उसको रीडेबल करने के लिए, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए, ठीक है, इजी बनाने के लिए। लेकिन इसके बावजूद आप कर सकते हैं ऐसा काम, ठीक है, जाहिर सी बात है, बहुत सी ऐसी ट्रांसलेशंस भी मौजूद हैं, ठीक है। लेकिन अगेन आपने उसका जो, एक तो उसकी सेंस होनी चाहिए, ठीक है, उसकी स्पिरिट और उसका मैनर ऑफ द ओरिजिनल टेक्स्ट अपना लाजमी होना चाहिए, वो मत खो दे वो उसके दौरान, ठीक है। आपने उसको चेंज किया, वो बिल्कुल ही अलग हो गई, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा ना करें, ठीक है। Having a natural and easy form of expression, easy and natural form of expression देने के लिए आपने कल्चरली अप्रोप्रिएट थिंग्स उसमें ऐड करनी, और वो ऐड करने के लिए आपने क्या किया कि आपने कुछ बीच में जोक्स डाल दिए कल्चर के रिलेटेड, ठीक है, या जो भी। लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप उसको नेचुरल और इजी एक्सप्रेशन बनाने के लिए टारगेट टेक्स्ट के कल्चर के हिसाब से उसकी ओरिजिनल स्पिरिट और उसकी ओरिजिनलिटी जो है वो बिल्कुल ही आप ख़त्म कर दें, तो दैट वॉन्ट बी एक्सेप्टेबल। It should have sense, it should convey the original message, original spirit, it should be easy and has a form of a natural and easy form of expression, यानी easily आप पढ़ लें, ठीक है। सोर्स टेक्स्ट में वो बहुत मुश्किल इंग्लिश में लिखा हुआ है कोई, जैसे आपका ये कंट्रीब्यूटरी टेक्स्ट की बात पढ़ते हैं हम, तो उसको फिर आपने ट्रांसलेट किया, आपने चाहा कि भाई चलो अब कौन, हर कोई बच्चा तो नहीं जा रहा है इतने हाई लेवल पे पढ़ने, तो हर कोई पढ़ ले, एक आम बच्चा भी उठाए या इंसान उठाए और उसको पढ़े, और अच्छी चीज़ है और बड़ी आपको फ़ायदा होता है पढ़ के, जस्ट फॉर द सेक ऑफ स्टोरीज। वो तो एक अब पोइट्री के फॉर्म में लिखी हुई है, ठीक है, आप उसको स्टोरीज की फॉर्म में लिख दें, ट्रांसलेट कर दें, तो ठीक है, वेरी गुड, यू कैन डू इट। लेकिन उसकी ओरिजिनलिटी उसमें कहीं गुम ना हो जाए, ठीक है। उसका जो ओरिजिनल स्टोरी है उसको वैसे ही रखें, उसको नेचुरल एक्सप्रेस ज़रूर कर दें अपने कल्चर के हिसाब से, अपने लिंग्विस्टिक नीड के हिसाब से, लेकिन उसकी ओरिजिनलिटी ख़राब ना हो। So when we are following these three steps, making sense, conveying the spirit and manner of original टेक्स्ट हियर, बेसिकली ओरिजिनल जब बात आती है तो ओरिजिनल टेक्स्ट की ही बात आती है, एंड हैविंग अ नेचुरल इजी फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक है। तो हम क्यों कर रहे हैं ये तीन स्टेप्स, हम क्यों फॉलो कर रहे हैं, कुछ आइडिया?
मैम अगर कोई चीज हम पढ़ रहे हैं, कोई पीस ऑफ लिटरेचर या समथिंग हम पढ़ रहे हैं और वो किसी और लैंग्वेज का है, फोर्थ लैंग्वेज कोई और है उसकी, और उसको ट्रांसलेशन करने के दौरान अगर इस तरह की ये पॉइंट्स अगर मद्देनजर नहीं रखे जाएंगे, तो सबसे पहली बात तो ये कि उसकी ट्रांसलेशन का कोई तुक ही नहीं बनता, कोई मकसद ही नहीं बनता, मकसद फौत हो जाएगा। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात ये है कि वो जो जाहिर है, अगर हम किसी और, फॉर एग्जांपल अगर हम अभी इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रहे हैं, तो हम इंग्लैंड इंग्लैंड की सोसाइटी और उनके लिटरेचर को जानना और समझना चाहते हैं, इसी वजह से हम पढ़ें। अब अगर वो फुली उसी तरीके से ट्रांसलेटेड नहीं होगा, और तो जो है हम उसे पढ़ नहीं पाएंगे, सेंस नहीं बनेगा, कोई हमें समझ ही नहीं आएगा, तो फिर कोई फायदा नहीं होगा। दिस इज जस्ट टोटली वेस्ट ऑफ टाइम। वेरी गुड, वेरी गुड। मैम बेसिकली मकसद तो यही है ना कि ट्रांसलेशन हमारी सही तरीके से हो सके। गुड गुड, चलो तुम लोग ध्यान दे रहे हो लेक्चर में, वेरी गुड, शाबाश मेरे चीटोस। ओके, यू नो नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ चीटो? नो मैम, चीता को आई एम ईगर टू नो। चीता को कहते हैं चीता। मैंने गेस किया था। ये कौन बोल रहा है? मैं देखो कौन बोल रहा है, ये भी कौन बोल रहा था, बताओ तो सही मुझे। मैम सोबिया, मैम सोबिया बोल रही थी। वो भी है सारा ना, हाँ तो ना इजी, तो ये चीतास है ना मेरे सारे, तो आई कॉल यू चीटोस। तो इस वजह से मुझे, अगर चीटोस वैसे देखा है ना, यू हैव सीन, यू हैव ईटन द चीटोस, जो क्रैकर्स होते हैं, ठीक है, चिप्स जो होता है ना, चिप्स कहते हो, क्या कहते हो उनको, आई नो, पॉप्स, तो वो चीटा ही होता है, ठीक है, तो यू आर चीटोस। मैम स्नैक्स। स्नैक्स नहीं, जो उसको पॉप्स कहते हैं ना, वो जो उसके अंदर होता है, जो शायद, आई एम वेरी बैड विद दीस थिंग्स, फूड से रिलेटेड चीज़ें मुझे याद नहीं रहती, तो ये है। सी, अब देखो हमारे यहाँ पे, हम तो उसको, अरे यहाँ पे जो आम फहम मैंने सुना है ना, अगर चीटो पापड़ दे दे ये होता है, तो यहाँ पे तो हर चीज़ पापड़ में आ जाती है, ठीक है। अब उनके यहाँ पे तो उसको वो दूसरी चीज़ कहते हैं, वो पापड़ में तो नहीं आता, जबकि हमारा कल्चरली पापड़ जो है वो तो दूसरी चीज़ है ना, जो हम दाल के साथ बाकायदा तल के खाते हैं, या फिर शाम की चाय के साथ वो जो खाते हैं पापड़, वो डिफरेंट है। लेकिन अब अंग्रेज आए और वो बेचारा कहे कि मेरे चीटो उसको पापड़ कह रहे हो तुम तो वो तो बेचारा परेशान ही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये कि एवरीबडी कॉल्स इट पापड़, ठीक। वो जो होते हैं उसके अंदर स्नैक्स, उनको भी कुछ कहते हैं, मुझे जहन में नहीं आ रहा, शायद पॉप्स ही कहते हैं, आई डोंट नो, खैर कौन पॉप्स। मैम वो चीटोस ही है मैम। वो चीटोस ही है, ठीक है, एटलीस्ट हम चीटोस को चीटोस ही कहला रहे हैं, हम उसको ये नहीं कह रहे कि हमें पापड़ दे दे ये वाले पापड़ दे दे, तो ये है। तो व्हाट हैपन इज कि जब हम ये चार खूबसूरत स्टेप्स, तीन खूबसूरत स्टेप्स जो निदा ने हमें बताए हैं, निदा अभी जो लेट ज्वाइन किया है, मैं बता दूं, यूजीन निदा जो है वो हमारे पास जो है वो ट्रांसलेशन स्टडीज़ के वन ऑफ द थ्योरिस्ट हैं, और इन्होंने डायनामिक एंड फॉर्मल इक्विवेलेंस बताई है टू अचीव द ट्रांसलेशन गोल्स, सही है जी। और ये मेल है, निदा पे मत जाइएगा कि आपको अपनी कल्चर वाली निदा याद आ जाए, नहीं, ये हमारे कल्चर के निदा से इनका कोई लेना देना नहीं है, ठीक। सी, तो when we are following these three steps, तो we want to achieve the similar response, ठीक है। जो सोर्स टेक्स्ट की टेक्स्ट पढ़ के एक रीडर को या रिसेप्टर को हासिल हुआ था, वही रिस्पॉन्स हमें मिलेगा जब वो हम ट्रांसलेट करेंगे टारगेट लैंग्वेज में, ठीक है। और टारगेट लैंग्वेज का रीडर जब उसको पढ़ेगा, तो उसके पास वही उसका रिस्पॉन्स क्रिएट होगा, वो वैसे ही रिस्पॉन्स देगा, या वैसे ही उसको वही चीज़ हासिल होगी, वही मकसद हासिल होगा जो सोर्स टेक्स्ट में हमने जब लिखा था उस किताब को, ठीक है। तो ये जो हमारा इसको इतना प्यार से पूरे स्टेप्स को फॉलो करने का जो मकसद है वो यही है कि इन दी एंड जो मैसेज दे रहा है, सोर्स टेक्स्ट दे रहा है मैसेज, तो जब उसको ट्रांसलेट किया गया है टारगेट टेक्स्ट में, तो मैसेज वैसे का वैसा मिले,
और जब मैसेज वैसे का वैसा मिलता है तो हमारे पास, रीडर के पास, वही रिस्पॉन्स भी प्रोड्यूस होगा जो ओरिजिनल टेक्स्ट में रिस्पॉन्स प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, अगर हम सिंपल सा पढ़ते हैं, कोई थियोरी पढ़ते हैं साइंस की, ठीक है, वो तो इंग्लिश में लिखी हुई है सारी, और अगर हम उसको ट्रांसलेशन में पढ़ते हैं, जो हमारी साइंस की बुक्स होती हैं जो उर्दू में आती हैं वो ट्रांसलेट हुई भी हैं, ठीक है। तो जब हमने थ्योरी पढ़ी और हमें समझ में आई और हमने कहा हाँ भाई F इज टू एम में फोर्स इज इनटू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो हमें समझ में आ गया, हमें न्यूटन के तीनों लॉज समझ में आ गए। ठीक है जी, सही। हमने कहा हाँ भाई वाकई एवरी एक्शन हैज़ अ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, हर एक्शन का इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन होता है। ठीक है, हमें समझ में आ गया। तो अब वो चीज़ जो अंग्रेज ने पढ़ी, जिस अंग्रेज की लैंग्वेज में लिखी हुई थी, उसको भी यही समझ में आई, जिसमें भी ओरिजिनल टेक्स्ट में लिखी हुई थी वही चीज़ रशिया में हुई ट्रांसलेट, उसको भी यही चीज़ समझ में आई। उसने कहा हाँ भाई यही मतलब है F इज टू एम में है, या फिर एवरी एक्शन हैज़ अ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। और वही चीज़ फिर हमारे यहाँ पे आती है, जो हमारे यहाँ पे अगर हम पाकिस्तान में उसकी ट्रांसलेशन पढ़ते हैं तो हमारे भी बच्चा या हमारा भी जो रीडर है वो भी यही कहता है कि यस एवरी एक्शन हैज़ अ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो व्हाट इज हैपनिंग कि जो चीज़ हम चाह रहे थे कि हम तक पहुँचे, जो मैसेज हम चाह रहे थे पहुँचने का, वो हमें मिल गया और हमने उसको हासिल कर लिया और हमने भी उसी पे काम किया। साइंटिफिकली जब हम काम कर रहे हैं तो हम उसी थ्योरी पे बैठ के और काम करेंगे और चीज़ें अचीव करेंगे, अपनी लाइफ की आगे बढ़ेंगे इसी तरीके से। ठीक है, लेकिन अगर हम नॉन साइंटिफिकली बात करते हैं, हम कोई लिटरेचर पढ़ रहे हैं, कोई पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ रहे हैं, तो हम जब उसको फॉलो कर रहे हैं उस लिहाज से, तो जाहिर सी बात है हम वही रिस्पॉन्स क्रिएट कर रहे हैं, हम उससे मैसेज को एक्सेप्ट कर रहे हैं, उस मैसेज पे काम कर रहे हैं, उस मैसेज पे सोच रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, जो भी रिस्पॉन्स हम वही क्रिएट कर रहे हैं जो कि सोर्स टेक्स्ट के मैसेज ने क्रिएट किया। दैट्स वाई वी आर फॉलोइंग ऑल दीज 1 2 3 4 स्टेप्स।